In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me अब्दुल रहमान यासीन। आज पाकिस्तान पिनल कोड 1860 के चैप्टर 2 की बात करेंगे और इसमें आज हम सेक्शंस पढ़ेंगे 6 से लेकर 52A तक सारे सेक्शंस को कवर करेंगे। और ये मेरी वीडियो जो है ये आपको पार्ट्स में डिवाइड होकर मिल जाएगी और ये एक पूरी मुकम्मल वीडियो पे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। सो सेक्शन 6 से हम स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान पिनल कोड के बारे में। हमने फर्स्ट चैप्टर जो है ना इसको पढ़ा। अब हम सेकंड चैप्टर जो कि जनरल एक्सेप्शन है वो पढ़ेंगे। सेक्शन 6 पीपीसी 1860 सेक्शन 6 से हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन इन दिस कोड, डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन। अच्छा, इसमें वो बताता है, वो कहता है थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन, वो कहता है इस पीपीसी के अंदर इस कोड में हर डेफिनेशन। अच्छा, उसके बाद एवरी पिनल प्रोविजन, हर डेफिनेशन में, हर पिनल पनिशमेंट की प्रोविजन, हर प्रोविजन में, पिनल प्रोविजन में, डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस में और हर इलस्ट्रेशन में लिखा हुआ है साथ, एंड एवरी इलस्ट्रेशन में, डेफिनेशन में, प्रोविजन में, पिनल प्रोविजन में और इलस्ट्रेशन में। वो कहता है, फिर आगे कहता है सच डेफिनेशन और पिनल प्रोविजन और इलस्ट्रेशन शैल बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शन कंटेन इन दिस चैप्टर इन टाइटल जनरल एक्सेप्शन through those exception are not repeated in the definition, penal provision और distillation। वो कहता है एक चैप्टर है जनरल एक्सेप्शंस। जितने भी एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस क्या हैं? एक्सेप्शन ये होती है कि हम कहते हैं कि जी प्रेसिडेंट असेंबलियां तोड़ सकता है, ठीक है, ये जब चाहे वो ऑन दी एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर असेंबलियां तोड़ सकता है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? नहीं तोड़ सकता। कब? एक कोई एक्सेप्शन है वो कब इसलिए नहीं तोड़ सकता कि जो है ना अगर तरीके अदम एतमाद जमा करवा दी गई है असेंबली में तो फिर नहीं वो तोड़ सकता, ये एक्सेप्शन है। अदरवाइज वो तोड़ सकता है, क्योंकि हर चीज़ ना एक्सेप्शंस होती हैं। ठीक, मैं कहता हूँ जी जैसे जुर्म है, इस तरह यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन भी है, वो आप पढ़ लीजिएगा। ए है कि जुर्म नहीं माना जाएगा, जुर्म ही जुर्म है। पीपीसी कहता है जो जुर्म करेगा उसको सजा मिलेगी। अच्छा, एक्सेप्शन क्या है? हर जो बंदा ऑफेंस करेगा, जुर्म करेगा, उसको सजा मिलेगी। एक्सेप्शन क्या डाली? 7 साल से जो नीचे वाला जो बच्चा होगा ना वो जुर्म करेगा तो जुर्म माना ही नहीं जाएगा। ये एक्सेप्शन दे दी 7 साल वाले बच्चों को, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन होती हैं। तो पीपीसी के अंदर वो कहता है सेक्शन 6 कि हर डेफिनेशन, इलस्ट्रेशन या पिनल प्रोविजन, उनको आप पीपीसी में जहाँ भी आपने पढ़ना है एक्सेप्शन को जो चैप्टर है ना उसमें सारी एक्सेप्शन को मद्देनजर रखकर फिर पढ़ना है। उन्होंने काम जो है ना वो बेचारे उनका काम हम लिखते फिरेंगे। एक बार चैप्टर बनाओ और उनको बता दो सेक्शन 6 के अंदर कि वो चैप्टर बन गया, उसको पढ़ो और फिर उस लिहाज से चलो, इनके हर आपने जो सेक्शन पढ़ना है उसके अंदर आपने एक्सेप्शंस को लाजमी मद्देनजर रखना है। सेक्शन 7 कहता है सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन। अच्छा जी, वो कहता है जो भी लफ्ज़ बयान किया जाएगा, एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड इज यूज इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड इज कन्फर्मिटी विद एक्सप्लेनेशन। जो भी लफ्ज़ बयान किया जाएगा इसका वही मतलब लिया जाएगा जो यहाँ पे बयान कर दिया गया है, रादर देन कि कोई और नहीं अपने वर्ड निकाल लेना कि इसका तो ये भी मतलब हो सकता है, इसका तो यह भी मतलब हो सकता है। नहीं, जो बयान कर दिए गए हैं, जिसकी वजाहत पीपीसी ने कर दी है, एज इट इज़ वो ही माना जाएगा। जिस तरह के अब जो ही है, ही में शी भी माना जाएगा और हम ही को जब इस्तेमाल करते हैं पीपीसी में, ही के अंदर हम शी भी साथ जो है ना इसको लगाते हैं कि ही लिख के लग गया, वो मेल के लिए भी वो फीमेल के लिए भी है। अब पीपीसी ने कह दिया, हम ये नहीं कहेंगे नहीं ही तो बंदिया से होता है, बुढ़िया से नहीं होता, नहीं, पीपीसी ने कह दिया वो कहता है जो बयान कर दी, जो वजाहत कर दी कि ये वैसे ही लेकर चलना पड़ेगा, उसी मतलब के साथ समझना पड़ेगा। अच्छा जी, ये सेक्शन 7 कहता है। 8 कहता है जेंडर, जेंडर के अंदर वो कोई सेक्शन आ गया। द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। लो जी वो कहता है इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। क्या यूज़ होगा? शी यूज़ नहीं होगा, क्या यूज़ होगा? ही यूज़ होगा, चाहे वो शी है, वो ही है या अदर्स। ओके। सेक्शन 9 नंबर्स, वो कहता है अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपेयर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट वर्ड इंपोर्टिंग फ्रॉम द सिंगुलर नंबर, जब तक स्याको सबाक इसके बरक्स जाहिर ना हो तो जो नंबर द वर्ड्स इंपोर्ट सिंगुलर नंबर, ठीक है, जो वर्ड सिंगुलर नंबर को बरामद कर रहे हैं उसमें हम क्या समझेंगे? हम उसमें से जो प्लूरल नंबर है, जमा है, उसको भी समझेंगे। एंड और द वर्ड इंपोर्ट, जो वर्ड बरामद कर रहे हैं कि इसको प्लूरल नंबर को, उसमें हम सिंगुलर को भी समझेंगे। अच्छा जी, मानेंगे। सेक्शन 10 कहता है मैन, फिर आगे कहता है वुमेन,
जो MAN मैन है ना, डिनोट मेल ह्यूमन ऑफ एनी एज। ठीक है जी। आगे वुमेन, ये औरत को जो है ना वो डिनोट करेगा, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप की है। अब पर्सन, हम कहते हैं फलां पर्सन ने फलां काम पाया सी, नहीं, PPC कहता है पर्सन कौन है। पर्सन इंक्लूड एनी कंपनी हो सकती है, वो एसोसिएशन हो सकती है, बॉडी ऑफ पर्सन्स हो सकती हैं। ठीक है, या इनके एसोसिएशंस, एक एसोसिएशन है ना, फिर 5 एसोसिएशंस मिला लो तो बॉडी ऑफ पर्सन्स। ठीक है, यहाँ लोगों की बॉडी, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। ये हमारा सेक्शन 11 कहता है। अच्छा जी 12 के बाद चलते हैं। 12 कहता है पब्लिक। द वर्ड पब्लिक इंक्लूड एनी क्लास, द पब्लिक ऑफ एनी कम्युनिटी। यानी कि वह पब्लिक उसको कहेंगे जो किसी भी क्लास के लोग या कोई कम्युनिटी हो, उसको पब्लिक कहा जाएगा। सेक्शन 13 ओमिट हो चुका है। 14 की तरफ चलते हैं। वो कहता है जी सर्वेंट ऑफ द स्टेट। सर्वेंट ऑफ स्टेट कौन है, इसको पढ़ लेते हैं। द वर्ड सर्वेंट ऑफ द स्टेट डिनोट ऑल ऑफिसर और सर्वेंट कंटिन्यूड। वर्ड है कंटिन्यूड। ठीक है जी, जो गैर हाजिर वो नहीं, जो कंटिन्यूड है। तमाम अफसरान या मुलाजिम जो कंटिन्यूड अपॉइंट और एम्प्लॉयड इन पाकिस्तान बाय अंडर द अथॉरिटी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविजनल गवर्नमेंट। सर्वेंट है या ऑफिसर हैं, अगर चाहे वो प्रोविजन सूबाई हुकूमत के अंडर है या फेडरल वफाक के अंडर है। 15 भी मीट हो चुका है, 16 भी मीट हो चुका है। 17 की तरफ चलते हैं। गवर्नमेंट। द वर्ड गवर्नमेंट डिनोट ऑल द पर्सन और पर्सन्स अथोराइज्ड बाय लॉ। ठीक है जी, कहता है या तो शख्स या अशखास, कोई एक बंदा या बंदे। अथोराइज बाय लॉ, अथोराइज बाय लॉ क्या मुराद है। अब मैं उठ के कह दूं मैं पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म हूं, तो कह दो, क्या मसला, कहने में तो कोई मसला नहीं है, मानेगा कोई नहीं। तो कैसे मानेगा जब मैं खुद को अथोराइज कराऊंगा, किसके थ्रू, लॉ के थ्रू। क्योंकि सारा क्राइटेरिया क्या है कि पहले अपना पार्टी बनाओ, इलेक्शन कमीशन के सारे मामला जो है ना फुलफिल करो, तब जाके फिर इलेक्शन हो, इलेक्शन के बाद आपको कोई मुंतखब करे, यानी कि सारे जो है ना वो फुलफिलमेंट करनी पड़ती है, लॉ के साथ आपको मामला करने पड़ते हैं। कानून आपको अथोराइज करे, अंडर दी अथोराइज। ठीक है जी, कहता है जी वर्ड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट वो है पर्सन, बंदा या अशखास, पर्सन या पर्सन्स जो अथोराइज है बाय लॉ, जो इलेक्शन के थ्रू आए हैं या जो भी है। टू एडमिनिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट इन पाकिस्तान और इन एनी पार्ट, वो पाकिस्तान को या पाकिस्तान के हिस्से को गवर्न कर रहे हैं, गवर्नमेंट कहलाएंगे। जिस तरह के वफाक में शहबाज शरीफ था, अब आजकल थे अपना वो परवेज़ अली साहब, तो उनकी हुकूमत थी इधर एनी पार्ट, इनके और इन एनी पार्ट दे रहो। अब कोई मोहसिन नकवी साहब की आ गई है। खैर 18 मीट हो चुका है जी। 19 की तरफ चलते हैं। जज। द वर्ड जज डिनोट नॉट ओनली एवरी पर्सन, हर बंदे के लिए जज नहीं माना जाएगा, वैसे बना तो आजकल हर कोई जज ही हुआ है। खैर द वर्ड जज डिनोट नॉट ओनली, जज से मैंने इसलिए कहा कि हर बंदा ये कह रहा है जी फलां जहन्नमी, फलां काफिर, अपना पता कोई नहीं है, हर बंदा दूसरे काफिर कर रहे हैं। PPC पढ़ रहा हूं आपके सामने जी। Judge, the word judge denote not only every person who is officially designated as a judge, but also every person who is empowered by law to give in a legal proceeding or civil हो, criminal हो, definite judgment. जज वो बंदा है जी जिसको लॉ ने क्या किया है, एम्पावर किया है। मैं कहूँ जी मैं जज हूँ, मानेगा कोई नहीं, तो कैसे मानेंगे। देखो सारा क्राइटेरिया है, LLB करो, फिर वक्त करो, इंतज़ार करो, उसके बाद एग्ज़ाम दो, सिविल जज की एग्ज़ाम पास होने के बाद कानून का सारा मामला मैंने तय किया, फिर मुझे अथोराइज किसने किया, गवर्नमेंट ने। आज जी हम तुम जज हो। ठीक है, ये हर किसी के लिए नहीं है कि हर बंदा उठ के कह रहे मैं जज हाँ ना। ठीक है, ये जज वो है जिसको हु इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ, जिसको लॉ ने एम्पावर किया है टू गिव, दे क्या, जजमेंट दे, किस पर दे, वो सिविल हो, वो क्रिमिनल हो, लीगल प्रोसीडिंग पर जो है ना वो जजमेंट दे। ओ जजमेंट विच इज अपील्ड अगेंस्ट वुड बी डेफिनेट, और जजमेंट विच इज कन्फर्म बाय एनी अदर अथॉरिटी वुड बी डेफिनेट। और हाँ, जिसकी तस्दीक कोई अथॉरिटी करे या जिसके अगेंस्ट कोई रिपील ही नहीं हुई, दोनों के ऊपर क्या दे सकती है, जजमेंट दे सकती है। ले जी आगे चलते हैं। हमारा सेक्शन है जी अपना, आगे एक लाइन और है, हु इज वन ऑफ द बॉडी ऑफ पर्सन विच इज बॉडी ऑफ द पर्सन इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव सच जजमेंट। यानी कि आपको यहाँ तो अकेला कानून की अमल दरामद जो है ना वो अदालती कार्रवाई चला सकता है। यहाँ बॉडी ऑफ पर्सन, इस तरह कहते हैं ना, 3 मरियम नवाज की करप्शन के ऊपर 3 जजेस का बेंच तश्कील दे दिया। ठीक है,
तो ये वो इनके होते हैं जो बेंच होते हैं, ठीक है। उसे कहते हैं बॉडी ऑफ पर्सन या कोई अकेला जजमेंट चला सकता है और जजमेंट दे सकता है, अपना वो कार्रवाई चला सकता है और जजमेंट दे सकता है। आगे 20वां पढ़ते हैं जी, कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाएगा डिनोट जज, जज हु इज इम्पावर्ड बाय जिस जज को लॉ ने इम्पावर किया टू एक्ट परफॉर्म करे, जुडिशरी को लॉन करे यानी कि अदालती कार्रवाई को चलाए अकेला अलोन और अ बॉडी ऑफ जजेस या जजेस की बॉडी यानी बेंचेस के साथ, विच इज इम्पावर्ड बाय लॉ, जिसको लॉ ने इम्पावर किया, ठीक है जी, टू एक्ट जुडिशली एट द बॉडी व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ जजेस इज एक्टिंग जुडिशरी, ठीक है। जिनको लॉ ने इम्पावर किया है वो चाहे तनहा या बेंच या पर्सन ऑफ बॉडी या जजेस के साथ, बेंचेस के साथ कानूनी कार्रवाई को चला सकते हैं, वो तमाम जिनको अपना लॉ ने इम्पावर किया है। ये हमारा सेक्शन 20 था, उन्हें कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाएगा, ठीक है जी। आगे पब्लिक सर्वेंट। द वर्ड पब्लिक सर्वेंट डिनोट अ पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन हेयर इन आफ्टर फॉलोइंग नेमली। ये पब्लिक जो है ना वो सर्वेंट्स की लिस्ट बताने लगा हूँ। ये कोई अपना राउंड अबाउट कोई 11th जो है ना ये सर्वेंट है, इनकी टाइप्स बतानी है। पहली जो है ना वो ओमिट हो चुकी है। दूसरी है एवरी कमीशन ऑफिसर इन द मिलिट्री, हर वो जो कह ले वो शख्स जो ऑफिसर है कि इसमें मिलिट्री में, नेवी में है या एयरफोर्स में है, पाकिस्तान में है, ठीक है जी। वाइल सर्विंग अंडर दी फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है या वफाक के अंडर है या फिर वो सूबाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर है, पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। थर्ड, हर जजिस, तमाम से जजेस जो है ना वो पब्लिक सर्वेंट है। चौथा, हर वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसकी ड्यूटी क्या है, टू इन्वेस्टिगेट करे, रिपोर्ट करे या फिर हक़ाइक़ पेश करे, उसके बाद टू मेक दस्तावेज़ बनाए, अथेंटिकेट तस्दीक करे, और टू कीप डॉक्यूमेंट को रखे, और टू टेक चार्ज, उसका चार्ज संभाले, और डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी को डिस्पोज करना हो, और टू एग्जीक्यूट एनी जुडिशल प्रोसेस या किसी या अदालती कार्रवाई को सरंजाम दे, और टू एडमिनिस्टर एनी ओथ हलफ, और टू इंटरप्रेट तशरी, और टू प्रिजर्व ऑर्डर इन द कोर्ट, बरकरार रखे अदालती फैसला, एंड एवरी पर्सन स्पेशली ऑथराइज्ड बाय अ कोर्ट ऑफ जस्टिस टू परफॉर्म एनी सच ड्यूटीज, या कोर्ट किसी की ड्यूटी लगा दे जी इस पर आप फैसला दें। अब किसी की फॉर एग्जाम्पल मिसाल दे देता हूँ मैं आपको कि वाल जो है ना 2 बंद थे, ठीक है, किसी पेशेंट के वाल उन्होंने हार्ट का एक डाला। अब जज ने तो नहीं कहा, जज ने कहना जी देखो जी कितने बंद ने, अब जैसा कि तो इतनी आंखें नहीं है, जज क्या कहेगा जी हार्ट स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजेगा, कार्डियोलॉजिस्ट साहब आप इस पर कोई जो है ना वो हमें दें जजमेंट, ठीक है। तो वो फिर यहाँ पे बता रहा है एंड एवरी पर्सन स्पेशली ऑथराइज्ड बाय अ कोर्ट ऑफ जस्टिस टू परफॉर्म सच एनी सच ड्यूटीज, कोर्ट की ड्यूटी लगा दीजिए जजमेंट दो, ठीक है। ये वो भी फिर उस वक्त के लिए पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। फिफ्थ, एवरी जूडीमैन, हर जूडीमैन, असेसर जायजा लेने वाला, और अ मेंबर ऑफ पंचायत, ऐसी मेंबर ऑफ पंचायत, ऐसा जूरीमैन या ऐसा जायजा लेने वाला, असिस्टिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, और पब्लिक सर्वेंट किसी मुलाजिम, सरकारी मुलाजिम या अदालत की मुआविन यानी कि मदद के लिए मदद करे, उसको क्या समझा जाएगा, उसको पब्लिक सर्वेंट समझा जाएगा। सिक्स है जी एवरी आर्बिट्रेटर, हर वो सालिसी, कहते हैं बड़ा सालसी है, एवरी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन या कोई दूसरा शख्स टू होम जिसके पास कोर्ट की वजह है, और मैटर हैज बीन रेफर फॉर डिसीजन, जिसके पास कोई मैटर रेफर किया जाता है, रेफर किया जाता है मैटर कि एक तो दूसरी डिसीजन, दूसरी मैंने पहले मिसाल दी है ना, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट के पास वो भेजा उन्होंने, तो वो इस पर डिसाइड करेंगे कि यार इसके एक वाल बना 2 वाल बनना है, कितने वाल डाले हैं, कितने गलत जो है ना ये किडनी है या किडनी नहीं है निकाली, तो इस पर वो डॉक्टर जजमेंट देंगे। तो डॉक्टर को उन्होंने भेजा या कोई सालसी या कोई दूसरी शख्स इसको या कोर्ट रेफर कर दे तो फैसला दो, वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद है जी हमने 6 पढ़ लिया, 7वां पढ़, एवरी 7 पढ़ रहा हूँ, एवरी पर्सन हु होल्ड एनी ऑफिस बाय वर्च्यू, कोई भी शख्स जो ओहदे पर फाइज है, ही इज एम्पावर्ड टू प्लेस और एनी कन्फाइनमेंट। अच्छा जी, जो शख्स ओहदे पर फाइज है, एक दूसरी चीज़, और जिसकी ड्यूटी जिसकी लॉ ने ड्यूटी लगाई ये है कि आपने क्या करना है जी, किसी बंदे को ना कन्फाइनमेंट में रखना है, किसी को जेल में रख रहे हैं। जेल वाला अमला होता है ना,
ये भी पब्लिक सर्वेंट होता है। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं 8। एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट whose duty it is as such officer to prevent offense। सर वो तमाम ऑफिसर्स जो हुकूमत के मातहत प्रिवेंट ऑफेंस, जराइम से जो है ना वो प्रिवेंशन प्रोवाइड करते हैं, रोकथाम, गिव इंफॉर्मेशन मुहैया करते हैं, वो फलां जगह काम पे आ रहा है वो तो रोको जाके, और ऑफेंस इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस, किसी जुर्म की इंफॉर्मेशन था वो फलाने का काम पे ना वो रोकन चलिए। टू ब्रिंग ऑफेंडर टू जस्टिस, या जिसको पकड़ के लेंगे अच्छा बैज ये रंगबाज। ठीक हो गया। और टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ, या वो तमाम जो हेल्थ के लिए जो है ना वो हेल्थ को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, जिस तरह की कोई गंदा तेल में कोई तलने वाला कोई फलां कोई प्रोडक्ट्स बना रहा है, लोगों को खिला रहा है जो कि हेल्थी लोगों के लिए बड़ी नुकसान है, तो उसको जाकर पकड़ता है। ये हेल्थ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ना, वो भी सारे वो क्या कहलाएंगे जी, वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे, या सेफ्टी प्रोवाइड करे। उसके बाद 9th, एवरी ऑफिसर हु ड्यूटी इट इज़ एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, अच्छा कीप और एक्सपेंड। अच्छा ये बड़ी अहम है, हर वो ऑफिसर जिसकी ड्यूटी लगाई है लॉ ने, जो पास रखे, टेक, रिसीव करे, कीप और एक्सपेंड करे कोई भी प्रॉपर्टी, किसके बिहाफ पर, ऑन दी बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, खुद करे लेकिन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर। ठीक हो गया, गवर्नमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। और टू मेक एनी सर्वे, या कोई सर्वे करे, असेसमेंट और कॉन्ट्रैक्ट करे किसके बिहाफ पर, गवर्नमेंट के बिहाफ पर। और टू एग्जीक्यूट एनी रेवेन्यू प्रोसेस, या कोई मालियाती मामलात को एग्जीक्यूट करे, इन्वेस्टिगेट करे, रिपोर्ट करे, एंड मैटर इफेक्टिंग pecuniary interest of the government, or to make, authenticate, or to keep a document relating the pecuniary interest of the, or to prevent the infraction of the law, protection of pecuniary, या उनके मालियाती इंटरेस्ट की क्या करे जी, प्रोटेक्शन फराहम करने के, कोई इनका हमारा जो हुकूमत का जो फंड है, इंटरेस्ट है, या कोई दो नंबरी तो तरीके से तो नहीं काम चल रहा। ठीक है, रेवेन्यू को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, किसके इंटरेस्ट को, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को। एंड एवरी ऑफिसर इन सर्विस टू और टू पे, या वो तमाम तर अफसरान जिसको हुकूमत पे करती है वो तमाम तर क्या कहलाते हैं, पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं। 9 हो गया जी। 10वां पढ़ते हैं 10th, एवरी ऑफिसर, हर वो ऑफिसर, अच्छा ये गाँव देहातों के लिए। ठीक है, एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी, जिसकी ड्यूटी लगाई है क्या करने के लिए, टेक, रिसीव, जो पिछले सेक्शन में था लेकिन इसमें एक चीज़ ऐड होगी, वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। टेक, रिसीव, कीप, एक्सपेंड any property, expand any property, to make any survey or assessment, or to levy any rate of tax for a secular common purpose of any village, word add हो गया village, गाँव के लिए। ठीक है, टाउन और डिस्ट्रिक्ट, और टू मेक अथेंटिकेट करे, रखे डॉक्यूमेंट। उसके बाद ascertaining of the right of the people of any village, टाउन और डिस्ट्रिक्ट, सेम वही जो है ना वो सेक्शन 9 वाली है, लेकिन इसमें ये क्या है, गाँव देहातों के लिए है कि वो क्या करे जी, अथेंटिकेशन करे, या फिर वो किसी प्रॉपर्टी को रख ले, एक्सपैंड करे, या कीप करे, या रिसीव करे, या टेक करे। ठीक है, तो ये गाँव देहातों के लिए ज़रा सा सेम वही है। 11th, एवरी पर्सन, हर वो शख्स जो होल्ड, जो ओहदे पर फायदा बाय वर्च्यू, जिसको एम्पावर किया गया, किसके लिए, टू प्रिपेयर करे, पब्लिश करे, या रिवाइज करे, किसको, इलेक्शन को, यानी कि इलेक्शन कमीशन का जितना अमला और जितना मामला हैं, जो यानी कि फिर समझा देता हूँ। इलेक्टोरल रोल टू कंडक्ट इलेक्शन कंडक्ट करे, रिवाइज करे, मेंटेन करे, पब्लिश करे, प्रिपेयर करे, इलेक्शन होनी है, इलेक्शन का सारा अमला क्या कहलाएगा, पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। ये हमारा कितने हो गए ये सेक्शन, ये हमारे अभी सेक्शन हो गए। ये जो बड़ा लंबा थोड़ा सेक्शन था हमने कवर किया, जो कि 21वां सेक्शन था, जो कि इसके अंदर सारी ड्यूटीज बताई गई कि पब्लिक सर्वेंट कौन है, वो हमने आज पढ़ लिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे 22 मूवेबल प्रॉपर्टी। द वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सपेक्ट लैंड। अच्छा मैं समझा देता हूँ, ये आपने पढ़ लेना। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, ये पेन है, ये मैं आपकी तरफ फेंक दूँ, आप कैच कर लेंगे। ठीक है, ये तो मूव कर रहा है, मेरा कैमरा में उठा के किसी दूसरे शहर में ले जाऊंगा, वहाँ वीडियो शुरू कर दूंगा। यही मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी वो है जिसको आप मूव नहीं कर सकते। क्या ये ज़मीन अपना वो मूव हो सकती है? नहीं। ये मेरा घर मूव हो सकता है? नहीं हो सकता। ये क्या, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी वो है जो मूव नहीं कर सकती। इसको पढ़ लेते हैं, दोबारा आप कहेंगे जी पढ़ा नहीं है। The word movable property are intended to include corporeal property of every description
उसके बाद एक्सपेक्ट लैंड एंड लैंड ज़मीन, थिंग अटैच टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग विच इज अटैच टू द अर्थ। ज़मीन के साथ जो अटैच है मूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल है, ठीक है। और लेकिन इसमें एक दरख्त की मिसाल है, दरख्त जब गाढ़ा होता है, दरख्त को हम उसकी नीचे से उसकी ब्रांचेस को काट के जो है ना उसको निकाल के दूसरी का ले जाते हैं, तब वो इमूवेबल बन जाता है। लेकिन ज़मीन तो मूवेबल जो है ना वो नहीं है, इमूवेबल है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी हमने समझ ली, वो तमाम चीज़ें जो मूव हो सकती हैं जो है ना मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती हैं। उसके बाद रॉन्गफुल गेन, जी रॉन्गफुल गेन यानी कि रॉन्गफुली हासिल करना। ये पेन आपका है, मैं इतनी यार दे दो, आप कहते नहीं देना, मैं अच्छा मैं खींच के ले आता हूँ। ये अनलॉफुल काम किया मैंने, अनलॉफुल हासिल किया। सर अनलॉफुल जो किसी चीज़ को हथियाना क्या कहलाता है, वो रॉन्गफुल गेन कहलाता है। जिस तरह के रॉन्गफुल गेन इज अ गेन बाय अनलॉफुल मीन ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली इंटाइटल्ड, जिसको लेने का वो हकदार नहीं था लेकिन ले लिया। किस तरीके से, अनलॉफुल, ये वर्ड है अनलॉफुल, आपने याद रखना सेक्शन के अंदर, अपना सेक्शन फारग हो जाना है अगर अनलॉफुल ना नहीं लिखा। गेन किया है लेकिन अनलॉफुल तरीके से, जब अनलॉफुल तरीके से गेन किया तो क्या बन गया, अनलॉफुल रॉन्गफुल गेन बन गया। अच्छा ये 23 को ही मैं आगे पा रहा हूँ, इसका आगे उन्होंने रॉन्गफुल लॉस है। अब जिस बंदे का खामखा लॉस हो गया वो अनलॉफुल लॉस ही हुआ ना, ठीक है। इसको हमने प्रॉपर्टी हमने खींच ली अनलॉफुल तरीके से, हमें तो अनलॉफुल गेन हो गया लेकिन उन्होंने अनलॉफुल क्या हो गया, लॉस हो गया। Unlawful loss is a loss by unlawful mean of property to which the person losing it legally entitled, जिसका वो हकदार था बावजूद जिसके उसका आगे छीन लिया गया अनलॉफुल तरीके से, उसको तो अनलॉफुल लॉस हो गया। अब आगे कहता है, आगे दोनों चीज़ों को इकट्ठा डिफाइन करता है, वही चीज़ है गेनिंग wrongfully, losing wrongfully। a person is said to gain wrongfully, उस बंदे को wrongfully अपना wrongfully गेन रॉन्गफुली कहा जाएगा। किसको, सच पर्सन, जो पर्सन रिटेन रॉन्गफुली, रिटेन करता है रॉन्गफुली, एज वेल एज व्हेन सच पर्सन एक्वायर रॉन्गफुली, या उसको एक्वायर करता है रॉन्गफुल तरीके से। एक इदारा भी है वो करता है, खैर छोड़े। अ पर्सन इज सेड टू लॉस रॉन्गफुली, जिसका रॉन्गफुली मामला चला जाता है, हाथ से प्रॉपर्टी निकल जाती है, किसकी, जिसका वो हकदार था। डिप्राइव ऑफ प्रॉपर्टी से महरूम किया गया जिसका वो हकदार था। किस तरीके से महरूम किया गया, अनलॉफुल तरीके से। तो अनलॉफुल तरीके से क्या कहता है उसका, तो लॉजिंग रॉन्गफुली। 24 में आते हैं, 24 कहता है डिसऑनेस्टली, ये क्या है जी, इज्जत के मुखालिफ, यानी कि हूएवर डज एनीथिंग विद द इंटेंशन, नीयत के साथ, इंटेंशन कहते हैं नीयत के साथ, ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन ऑफ अ पर्सन or wrongful loss of another person is said to do that thing dishonestly। यानी कि ये है कि मैं नीयत के साथ गया हूँ कि अनलॉफुल तरीके से फलां बंदे से कोई चीज़ खींचूंगा, गेन कर लूँगा। नीयत ना होती तो कोई बात नहीं थी। अब मैं नीयत बना के गया हूँ, अपनी नीयत से, इंटेंशन से मैंने फलां बंदे को काम डालना है, यानी कि क्या काम डालना है, गेन करना है अनलॉफुली। और दूसरे शख्स को क्या करना है, उसको रॉन्गफुली क्या लॉस पहुंचाना है, नुकसान पहुंचाना है। तो ये क्या होगा, ये डिसऑनेस्टली होगी, बेइज्जती होगी। अच्छा, सेक्शन 25 फ्रॉड, किसी भी कह लें कि वो कोई इंटेंट टू डिफ्रॉड, फ्रॉड के तरीके से कोई काम करने को कहा जाए तो क्या कहलाएगा, वो धोखाधड़ी कहलाएगा, वो फ्रॉडुलेंटली कहलाएगा। इस सेक्शन 25 कहता है। 26 कहता है रीजन टू बिलीव, मुझे यकीन है ये लिखेगा, मैं बिलीव करता हूँ इस पेन पे, ये लिखेगा 2 घंटे। अब मैं ये कह रहा हूँ, बिलीव कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, करने की कोई वजह तो होगी, वजह मुझे मत पता, इसमें इंक बहुत ज़्यादा है, मेरे पास ये रीज़न है ना, रीजन टू बिलीव। Section 26 reason, a person is said to have reason to believe a thing if he has sufficient cause, यानी कि काफ़ी वजह है उसके पास, काफ़ी, और टू बिलीव किसी शख्स के पास इतनी वजूहात का, सफिशिएंट उसके पास वजूहात हैं कि वो किसी चीज़ पे बिलीव कर रहा है तो उसे रीजन टू बिलीव कहा जाएगा। 27 कहता है प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट।
प्रॉपर्टी है किसी शख्स की, उसका जो पोजेशन है ना, इख्तियार है, उसके क्लर्क के पास है, उसके सर्वेंट के पास है, उसकी बीवी के पास है, तो ऐसे ही समझा जाएगा जैसे उसके उस शख्स के पास है। अब ऐसा नहीं है कि फलां घर का जो है ना वो साथ वाले घर का एक शख्स था, तो प्रॉपर्टी उसकी वाइफ के नाम थी, उसके क्लर्क के नाम थी, या उसके मुलाजिम के नाम पे थी, पोजेशन उसका था, तो आपको जो साड़ी भी थी ना, वो उनकी बीवी थी, उनके सर्वेंट थे, या वो उनके क्लर्क थे, तो प्रॉपर्टी समझी जाएगी कि उनकी अपनी उसी शख्स की प्रॉपर्टी है, बेशक उसकी वाइफ के नाम है, उसके क्लर्क के नाम है, या उसके सर्वेंट के नाम है। ये क्या कहता है, सेक्शन 27 कहता है। आगे जी 28 काउंटरफिट, इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं बयान करता हूँ। अ पर्सन इज सेड टू बी काउंटरफिट हु कॉज वन थिंग टू रिजेंबल एन अदर थिंग, एक को दूसरे के साथ मुशाबह देता है। अच्छा, इंटेंडलिंग by mean of that resemblance to practice deception or knowing it to be likely that deception will be thereby be practiced। एक नोट है, वैसा ही नोट ये घर बना लेते हैं, मशीन लगाई हुई है इन्होंने, ठीक है, ये घर बना लेते हैं। एक को उन्होंने दूसरे के साथ मुशाबह दे दी, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये जाली कहलाएगा। तो ये जो है ना वो काउंटरफिट, इसको कहते हैं जाली, तो ये इसी जुमरे में आएगा। ये सेक्शन 28 बताता है। 29 क्या कहता है, डॉक्यूमेंट। ये पेन मेरा है, कैसे मेरा है, कहीं नहीं तो मैं लिखूंगा इसको, ये पेन मेरा है, मैं ये जो बोल रहा हूँ इसको मैं एक्सप्रेस या डिस्क्राइब कर रहा हूँ, किसके ऊपर कर रहा हूँ, किसी चीज़ के ऊपर कर रहा हूँ, मैं वो कहीं गत्ते के ऊपर कर रहा हूँ, मैं पेज के ऊपर कर रहा हूँ, या मैं कोई किसी मैं तख्ती के ऊपर कर रहा हूँ, तो वो क्या वो डॉक्यूमेंट कहलाएगा। ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको सबूत के लिए पेश किया जा सके। पढ़ते हैं इसको। द वर्ड डॉक्यूमेंट डोनेट एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब, किसी भी मैटर को डिस्क्राइब करता है, एक्सप्रेस करता है, अपॉन ऊपर, किसके ऊपर, एनी सब्सटेंस, किसी चीज के ऊपर, बाय मीन ऑफ लेटर की सूरत में, फिगर्स की सूरत में, मार्क्स की सूरत में, और बाय मोर देन वन ऑफ दोस मीन इंटेंड टू बी यूज्ड एंड यूज एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर, और उसको सबूत के लिए पेश किया जा सके, डॉक्यूमेंट कहलाएगा। अच्छा जी, 29 हो गए हैं, 30 पढ़ते हैं। वैल्यूएबल सिक्योरिटी। द वर्ड वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट अ डॉक्यूमेंट विच इज और purport to be a document whereby any legal right is created। ऐसा डॉक्यूमेंट, ये पेन मेरा है, डॉक्यूमेंट लिख दिया मैंने, आज से तेरा है। अब जो मैंने उसको लिख दिया है ना, अब चाहे मेरे हाथ में है लेकिन ये उसका है, क्योंकि लिख दिया है, उसको मैंने डॉक्यूमेंट लिख के दिया, साइन किए, अंगूठा लगाया, ये पेन आपका है। अब उसके पास जो पेपर है ना, वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, या तो बात तेरा नहीं, साडा ही, ठीक है। उसकी जो डॉक्यूमेंट, ऐसा डॉक्यूमेंट जो लीगल राइट को क्रिएट करे, एक्सटेंड करे, ट्रांसफ़र करे, रिस्ट्रिक्ट करे, एस्टिंग्विश करे, रिलीज करे, ठीक है। ऐसा डॉक्यूमेंट जो कोई लीगल लाइबिलिटी क्रिएट करे, तो वो क्या कहलाएगा, वो एक आपका वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाएगा। इस तरह के ये घर है, ट्रांसफ़र कर दिया आपको, तो कल से घर आपका कहलाएगा, क्योंकि आपको राइट जो है ना वो एक डॉक्यूमेंट दिया रजिस्ट्री अटॉर्नी, तो वो आपको जो है ना वो रेफर कर दिया, तो क्या कहलाएगा, वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाएगा। पाकिस्तान पिनल कोड सेक्शन 31, इसके बाद आता है विल। द वर्ड विल डोनेट एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, वसीयतनामे को पीपीसी में विल कहा जाता है। उसके बाद 32 सेक्शन, वर्ड रेफरिंग टू एक्ट, एक इंक्लूड इलीगल ओमिशन, ऐसा एक्ट जिसमें इलीगल जो है ना ओमिशन भी इंक्लूड है, ठीक है जी, जिनकी अमाल का हवाला देने में गैर कानूनी कोताहियाँ शामिल हैं। एक्ट और ओमिशन, एक्ट और ओमिशन को जिनके हम इस तरह समझेंगे, इसको आगे उन्होंने डिफाइन भी किया है 33 के अंदर। एक्ट और ओमिशन, एक्ट ये है कि स्टेट ने कहा कि ये काम जो है ना वो आपने नहीं करना, ये काम करोगे तो सज़ा मिलेगी, पीपीसी ने बताया ये काम नहीं करना, सज़ा मिलेगी, एक इसे एक्ट कहेंगे। ओमिशन ये है, स्टेट एक लॉ कहता है कि ये काम तुमने करना है, तुमने नहीं किया तो क्या होगा, वो ओमिशन हो जाएगा, वो एक जुर्म हो जाएगा, तो उसे ओमिशन कहेंगे कि जिसको करना पड़ेगा वो ओमिशन है, जिसको नहीं करना करेगा तो सज़ा मिलेगी, वो क्या है, वो एक्ट है, ठीक है। जिस तरह तुम अपने घर में तुमने किसी को रखा हुआ है,
मुलाजिम को, तुम उसको खाना नहीं दे रहे तो वो तो मर जाएगा। खाना देना है, नहीं दोगे तो सजा मिलेगी, एक मिशन है ये। वो जो तुमने रखा हुआ है ना वरना मुलाजिम, उसको तुम मार रहे हो, न मारना नहीं है, मारोगे तो एक्ट हो जाएगा, जुर्म हो जाएगा। तो ये एक्ट और मिशन में फ़र्क है। द वर्ड एक्ट नोट एज वेल अ सीरीज ऑफ एक्ट और सिंगल वर्ड, यानी कि जो आपका वो इट नोट सिंगल को भी, सिंगल एक्ट को भी करता है और जो है ना वो सीरीज ऑफ एक्ट को भी करता है। ओमिशन डिनोट वेल सीरीज ऑफ ओमिशन और सिंगल मिशन को भी एक्ट, यानी कि ये एक्ट है ना ACT एक्ट, इसमें एक्ट्स भी आएंगे, किल एक्ट भी आ जाएगा, ओमिशन है ओमिशंस भी आएंगे, कल्ला मिशन भी आ जाएगा। अच्छा आगे वो कहते हैं 34 के अंदर एक्ट डन बाय सर्वल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। इसमें क्या है जी, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन, एक क्रिमिनल एक्ट डन हुआ, उसको किसने किया, सर्वल पर्सन ने किया, ठीक है जी। होता क्या है, इन द फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, सबकी नीयत थी, सबकी नीयत थी फलां जगह पहुंचना है, तू उथों आई मैं उथों, सारे मिल के जावांगे, फलां फड़कावांगे। इंटेंशन थी, नीयत थी सबकी, सब ने नीयतन इरादा किया कि फलां काम पा जावांगे, उन सब चले गए। आगे ईच सच पर्सन इज लाइबल, हर शख्स लाइबल है, फॉर दैट एक्ट इज द सेम मैनर इफ ही वर डन। वो जो 4-5 बंदे इकट्ठे गए थे ना जी, आओ फलां कुट्टन चलिए, हर शख्स ऐसे ही समझा जाएगा किसने अकेले ने ये काम डाला है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे 34 कहता है कि 4-5 बंदे डाल के चले भी गए, उन्होंने काम एक ही किया है, इलीगल काम एक ही किया है, 4-5 इकट्ठे थे, सर्वेल पर्सन थे, उन सबको ऐसे ही सजा मिलनी जैसे इसने अकेले ने काम किया है। ये 34 कहता है। 35 क्या कहता है, when such an act is criminal by reason of its being done with a criminal knowledge of intention, whenever an act which is criminal only by reason or being done with the criminal knowledge intention it is done by several person। मुझे पता है कि मैं फलां काम करूँगा तो नुकसान हो सकता है, मुझे पता है, इसके बावजूद नीयत बना ली, मैं करांगे, पता था कि करूँगा तो काम भी खराब हो जाएगी, क्रिमिनल नॉलेज आ गया यार ये काम करांगा तो मसला हो जाना है, नीयत फिर नीयत बना ली, होने दो खैर है, नीयत बना ली। डन बाय सर्वेल पर्सन, सर्वे एक ने नहीं, सर्वेल पर्सन ने किया। हु जॉइन इन द एक्ट विद सच नॉलेज और इंटेंशन इज लाइबल इन द एक्ट इन द सेम मैनर इफ ही एक्ट वर डन अलोन। ये फिर वही आ गया कि फिर समझा तो ऐसे ही जाएगा जैसे इन्होंने अकेले ने जो है ना वो ये जुर्म किया है, वो काम बेशक सर्वेल पर्सन ने किया है, ऊपर था कि वो उनको ये पता नहीं था कि यार इसका ये इलीगल काम भी हो सकता है। यानी कि मतलब मिसाल आपको ऐसे दे दी, इस तरह के खड़े खड़े वो ये नीयत नहीं थी कि खड़े खड़े लड़ाई हो जाएगी, लेकिन खड़े खड़े लड़ाई होगी, खड़े खड़े लड़ाई होगी। वो अकेला था, ये 4 बंदों ने इकट्ठा घुटना शुरू कर दिया उसको, लेकिन नीचे वाले में फिक्स है कि पहले उनको पता है कि यार ये काम करने से, जब वो लड़ाई शुरू हुई ना उनको, अब वो इधर से भी लगा रहा है, कोई इधर से भी लगा रहा है, उसको नहीं पता कि मैं यहाँ मारूंगा, यहाँ दिल होता है, कोई सेंसिटिव पोर्शन कहीं पे होता है, मारूंगा तो मर जाएगा, लेकिन कोई ये इंटेंशन है कि इसको मारो। नीचे उसने कहा कि इसको इंटेंशन को पता है, क्रिमिनल नॉलेज को पता है कि ये काम करने से ये काम हो जाना है, फिर भी नीयत बना ली उसने, इंटेंशन, और फिर उसने कर दिया सर्वेल पर्सन ने। और उनकी जो सज़ाएँ हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है, उस इस सेक्शन के तहत। और समझा ऐसे जाके जैसे केले ने जो है ना वो काम डाला है। ये क्या कहता है, सेक्शन 35 कहता है। सेक्शन 36 की तरफ चलते हैं। इफेक्ट कॉज पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन। पार्शली आधा उसमें क्या है, ओमिशन है, आधा उसमें क्या है, एक्ट है, ठीक है। ओमिशन क्या है, ए काम करना है ना किता तो कोटे कीजिए, सजा है, पीपीसी कहता है सजा, ये काम करो उन्हें सजा मिलेगी, ये काम नहीं करना सजा मिलेगी, ये एक्ट है। आधा एक्ट है और आधा ओमिशन है, तो क्या ये दो मुख्तलिफ केसेस बनेंगे? पीपीसी का ये सेक्शन कहता है नहीं, दैट कॉजिंग ऑफ दैट इफेक्ट पार्टली बाय एन एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन इन द सेम ऑफेंस, इसको एक ही ऑफेंस समझा जाएगा। ये सेक्शन 36 कहता है। इसके अंदर जो है ना वो एक इलस्ट्रेशन है, ए इंटेंशनली कॉज दी डेथ, ए ने इंटेंशनली डेथ की कॉज कर दी थी कि उसमें थोड़ा सा क्या था, पार्टली बाय इलीगल ओमिटिंग टू गिव जी फूड एंड पार्टली बाय बीटिंग, उसको मारता था
ये जो मारना है ना, ये क्या है? ये एक्ट है। नहीं मारोगे तो कुछ नहीं, मारोगे तो सजा है, एक्ट है। ये काम करना है, नहीं करोगे तो क्या है? सजा है। करना है, क्या करना है? उसको खुराक देनी है। उसने कहा फूड, उनको खाना से फूड नहीं जिंदा, एक पार्शली बाय बीटिंग, मारता था, एक्ट भी करता था। तो ये क्या समझ, तो फिर उसका मर्डर हो गया। तो क्या समझा जाएगा? समझा यही जाएगा कि ये एक ही ऑफेंस है, ये दोनों ही कमीशन का बखरा पावर एक्ट करनी, एक ही ऑफेंस समझा जाएगा। सेक्शन 37, कॉर्पोरेशन बाय डूइंग one of a servile act constituting an offense. When a person is committed by mean of servile act, whoever intentionally cooperate in the omission of that offense by doing any one of those act, either singular or jointly with an other person, commit that offense. अगर कोई मदद करेगा, ये लिखा हुआ है whoever intentionally, ठीक है, तो यानी कि कोई जुर्म हो रहा है, फलां ने क्या कि अच्छी बात नहीं है कत्ल करना, लेकिन अगर तो करना है तो तुम पस्तौल में आ जाना वहाँ। आगे जो इंटेंशनली उसको मदद कर रहा है, तुम उसको एड फ्राहम कर रहे हो, ठीक है, मारना नहीं होता, लेकिन उसको मोटिवेट भी कर रहा है साथ, ठीक है, कॉन्स्पायर कर रहा है या इंटेंशनली उसकी मदद कर रहा है कि वो फलां तुम इंजन करके चला गया तो तू बैठा हुए हैं। मारना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मारना ही ना अगर तो गन में आ जाना वाला पर इंटेंशनली कॉर्पोरेट्स, ठीक है। उसके बाद किसके लिए जी? इन द ओमिशन ऑफ दैट ऑफेंस बाय डूइंग एनी वन ऑफ, तो जो मदद कर रहा है ना उसको भी वही सजा मिलेगी। वो समझा यही कि इसी ने ये जुर्म किया है, ये सेक्शन 37 कहता है। इसके आगे इलस्ट्रेशन है, वो पढ़ लीजिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। 38, पर्सन कंसर्न इन द क्रिमिनल एक्ट बाय बी गिल्टी मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंस व्हेन अ सर्वर पर्सन आर engaged or concerned in the commission of criminal act। सर्वर पर्सन है, क्या करते हैं जी? सर्वर पर्सन के जुर्म पर उनकी सजाएं मुख्तलिफ हो सकती हैं। When a सर्वर पर्सन आर engaged concerned in the commission of criminal act, they may be guilty different offense by mean of, 4 बंदों ने काम डाला है, ठीक है, एक ने शूट किया है, एक ने ध्यान रखा है, या कोई ऐसा कोई माहौल बन गया, कैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई, ठीक है, जिसके अंदर क्या किया जा रहा है जी? सर्वर पर्सन है जिन्होंने एंगेज किया और कंसर्न किया किसके ऊपर? कमीशन ऑफ क्रिमिनल एक्ट। तो इसमें सजाएं क्या हो सकती हैं? सर्वर पर्सन के जुर्म एक ही है, सजाएं मुख्तलिफ हो सकती हैं। 38 सेक्शन कहता है। 39 की तरफ चलते हैं। वॉलंटरली रजा कराना तौर के ऊपर, ठीक है, जानते हुए कि यार ये नुकसान हो सकता है, कर देता है। A person is said to cause an effect voluntarily when he cause it may by mean whereby he intend to cause, or mean which at the time employing those mean he know or had reason to believe to be likely to cause it। जानते हुए कि नुकसान हो सकता है, एक्ट कर देता है, ठीक है, तो ऐसे एक्ट को रजा कराना तौर के ऊपर जो उसने किया जुर्म समझा जाएगा कि ये क्या है जी? वॉलंटरली है, रजा कराना तौर के ऊपर उसने ये काम डाला है। 40 बढ़ते हैं। 40 है जी ऑफेंस क्या है? द ऑफेंस टू नेट अ थिंग मेड पब्लिश बाय द कोर्ट। हर वो कह रहे हैं कि एक्ट जिसके ऊपर पीपीसी ने सजा सुनाई है ना, उसको ऑफेंस माना जाएगा। उसके बाद 41, स्पेशल लॉ क्या होता है? स्पेशल लॉ मियाँ और बीबी का लॉ, मियाँ बीबी को मुख्तलाफ हो गया तो ये क्या है? ये स्पेशल लॉ है ना, तो इसको स्पेशल लॉ समझा जाएगा। एप्लीकेबल इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कोई खास सब्जेक्ट के ऊपर लगाया जाए। लोकल लॉ पूरे पाकिस्तान में तो नहीं, लेकिन एक खास लोकल जगह, पाकिस्तान की किसी टेरिटरी पे या किसी लोकल जगह या कोई किसी खास जगह के ऊपर एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द पाकिस्तान टेरिटरी के ऊपर लगाया जाए तो उसको लोकल लॉ उसको समझा जाएगा। कोई खास मखसूस लॉ जो कि किस पे लगाया जाए ये पढ़ लेते हैं। लोकल लॉ इज अ लॉ एप्लीकेबल ओनली टू अ पर्टिकुलर पार्ट of the territory comprising the Pakistan। Section 43, illegal, legally bound to do so। वो कहता है the word illegal is applicable to everything which is an offense। हर वो काम जो offense है, जुर्म है, सर वो illegal होगा यहाँ, which is prohibited by, जिसको लॉ ने prohibit किया है, illegal समझा जाएगा। अच्छा जी, आगे इसने कहा legally bound to do so whatever it is illegal in him to do to emit। लीगली बाउंड टू डू सो का मतलब ये है कि आपको लॉ ने एक ड्यूटी लगाई कि आपने ये काम करना है, आपने नहीं किया तो वो जुर्म हो जाएगा और आप लीगली बाउंड हैं कि आप उसको करें।
ये आज चलते हैं सेक्शन 44 की तरफ, पीपीसी पिनल कोड 44 इंजरी। अब इंजरी लग गई, मुझे लगती रहती है, लेकिन पीपीसी जो डेफिनेशन करता है वो और ही डेफिनेशन करता है। पीपीसी कहता है इंजरी सिर्फ हम उसे मानेंगे, इंजरी डोनेट एनी हार्म वट एवर इलीगली कॉज। भाई मैं भी एक डॉक्टर भी हूँ, मेरे पास बड़े पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब हमारी आँख में फलां बाला बज गया, तो हम उसको कर देते हैं। लेकिन एक कहता है जी मुझे फलां बंदे ने बाला मारा है, उन्हें क्या इधर आ, मैं गया हूँ करके मारे हैं। एक होता है खुद बच जाए, एक किसी ने मारा है, वो जानबूझ के मारा है, इंटेंशन के साथ मारा है, इलीगल तरीके से मारा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है हार्म पहुंचाना, किसको तकलीफ पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, इलीगली कॉज, इलीगल तरीके से ऑफ एनी पर्सन इन द, उसकी बॉडी को पहुंचाना या माइंड, उसको मेंटली तौर पे कहना, उसको मेंटली डिप्रेशन में डाल देना, या फिर रेपुटेशन खराब कर देना, डिफेम कर देना, या फिर उसकी प्रॉपर्टी को, तो ये क्या समझा जाएगा, इसे इंजरी समझा जाएगा। 46 है डेथ, जब कोई शख्स जो है ना वो अपनी मुर्दा हालत में पहुंच जाता है उसे डेथ कहा जाता है। जब कोई शख्स मर जाता है, डेथ तक पहुंच जाता है, किसी भी पर्सन की जो डेथ होगी उसे डेथ कहा, मौत होगी उसे डेथ कहा जाएगा। अच्छा आगे है पीपीसी का 47 एनिमल अदर देन ह्यूमन बीइंग, इंसानों के अलावा सब के हैं जी जानवर हैं। 48 है वेसल्स, ये सेक्शन है जी, ये डिनोट करता है जी वो तमाम तरह जो है ना वो चीज़ें जिसको जो एक पानी के एक ऊपर जो है ना एक आम तरफ का जो जरिया बनाती हैं ना, नकल मकानी का, ठीक है, उसको वेसल कहा जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं जी सेक्शन 49 साल और महीने, ठीक है, साल और महीनों को किस हिसाब से जो है ना वो हम देखेंगे। पीपीसी कहता है ब्रिटिश कैलेंडर के मुताबिक, ठीक है। सेक्शन, इसमें पीपीसी में हम जितने भी जो है ना वो सेक्शन पढ़ रहे हैं, सेक्शन कहाँ जाएगा, ठीक है, डिनोट ऑफ द पोर्शन ऑफ द चैप्टर ऑफ दिस कोड, जो कि अपना एक को दूसरे से मुख्तलिफ करे, जिसने 47 पढ़ा फिर 48 पढ़ा, एक सेक्शन पढ़ा फिर दूसरा जो है ना वो अपना वो चैप्टर पढ़ा। तो जो हम पढ़ रहे हैं ये सारे क्या हैं, ये सेक्शंस हैं। उसके बाद ओथ हलफ, ठीक है, यानी कि वो मजहबी हलफ हो सकता है, वो हलफ हो सकता है आपका वो अदालती हलफ हो सकता है, उसे ओथ कहा जाएगा, हलफ को ओथ कहा जाएगा। गुड फेथ, नेक नीयत को गुड फेथ कहा जाएगा। नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव इन द गुड फेथ विच इज डन और बिलीव विदाउट ड्यू केयर और इंटेंशन, यानी कि कोई अपनी गुड विल के साथ, अपनी नेक नीयत के साथ कोई काम करता है तो उसे गुड फेथ समझा जाएगा। 52 आखिर में सेक्शन अपना वो 52A हार्बर, किसी भी यहाँ ये आपने इसमें पढ़ना, इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो है जी अपना वो किसी भी शख्स को सप्लाई करना, क्या शेल्टर फ्राहम करना, फूड फ्राहम करना, ड्रिंक फ्राहम करना, मनी फ्राहम करना, क्लॉथ फ्राहम करना, आम फ्राहम करना, किसके लिए कि वो कानून से बच सके, उसकी मदद करना, तो उसे क्या क्या उस शख्स को क्या कहा जाएगा, उसको हार्बर कहा जाएगा। ये हमारा जो चैप्टर 2 था वो मुकम्मल हुआ, पाकिस्तान पिनल कोड था। इंशाल्लाह 3rd चैप्टर में मिलेंगे। अब तक के लिए मेरी इजाज़त, वो मालिना इजल वल उलूम बीन। थैंक यू।